नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय शुभम सर में आपका स्वागत है। हम लोग मैथ में पढ़ रहे हैं अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का हम लोगों ने पहली क्लास देख ली थी, जिसमें हमने अनुपात समानुपात के आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन बता दिए थे। हम लोग आज उससे आगे के क्वेश्चन एक एक करके देखेंगे और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को समझेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। हम उम्मीद करते हैं कि अगर आप दूसरी क्लास देख रहे हैं तो आपने पहली क्लास देख ली होगी, तो अगर नहीं देखी है तो पहली क्लास इसके बाद आप देख लेंगे, तब उसके बाद ही दूसरी क्लास देखेंगे तो आपको विधिवत समझ में आएगा। आप सीधे दूसरी क्लास देखेंगे तो अगर पहले नहीं पढ़े होंगे तो हो सकता है तुमको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो। इससे पहले अगर आपने अनुपात समानुपात पढ़ा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखिए, आपके सामने क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ P और Q की आय का अनुपात 3:4 है तथा उनके व्यय का अनुपात 2:3 है। यदि इनमें से प्रत्येक 6,000 रुपये की बचत करते हैं तो P की आय क्या है। देखिए, आय व्यय पर आधारित क्वेश्चन है। एक चीज़ पहले आप लोग समझ लें, अगर आपको नहीं पता है और पता है तो बहुत अच्छी बात है। जो आय होती है वो व्यय और बचत के योग के बराबर होती। इतना तो आप जानते ही हैं कि आय जो होती है ये व्यय और बचत दोनों के बराबर होती है। जैसे मान लो कि हमने 100 रुपये खर्च किया है, उसके बाद अभी भी हमारे जेब में 100 रुपये बचे, इसका मतलब हमने 200 रुपये कमाए होंगे, तभी तो 100 रुपये खर्च करने के बाद हमारे पास 100 रुपये बचे हैं। तो जितना खर्च है और जितना तुमने बचाया है दोनों को जोड़ोगे तो वो आय के बराबर होता है। दूसरी बात ये याद रखो, यदि आप आय में से व्यय घटाएंगे तो बचत मिलेगी और आय में से बचत घटाएंगे तो व्यय मिलेगा। जैसे मैंने बताया अभी आपको, अगर मैंने 100 रुपये खर्च किया और 100 बचा, इसका मतलब हमने 200 कमाया है। अब अगर आपको ऐसे बता दें कि हमने 200 कमाया है और 100 हमारी अभी भी जेब में बचा, इसका मतलब मैंने खर्च कितना किया है, तो 200 से 100 घटा दो तो 100 बच जाएगा। या यूँ कह दो कि 200 रुपये कमाया था और हमने 100 खर्च कर दिया, तो बताओ हमारी जेब में कितना बचा है। तो अगर आप व्यय और बचत दोनों को जोड़ेंगे तो आय के बराबर बनेगा, और अगर आय से आप व्यय घटाएंगे तो बचत मिल जाएगी, और अगर आप आय से बचत घटाएंगे तो व्यय मिल जाएगा। बस तीन ही शब्द बार बार आपके सामने आएंगे, आय, व्यय और बचत। और इसी पर आधारित क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले देखेंगे, और इसी पे आधारित आज का पहला प्रश्न आपके सामने बोर्ड पे लिखा है। P और Q की आय का अनुपात 3:4 है तथा उनके व्यय का अनुपात 2:3 है। यदि उनमें से प्रत्येक 600 रुपये की बचत करते हैं तो P की आय क्या है। इसको एक बार पहले हम लोग डिटेल से देखेंगे। x मान के अगर लगाना होगा तो कैसे लगाएंगे, फिर आपको हम बताएंगे कि अनुपात बराबर करके कैसे लगा सकते हैं, जो हमने पहली क्लास में समझा था कि अनुपात बराबर कैसे करते हैं। देखिए, पहला तरीका तो ये है, P और Q का जो अनुपात है वो 3:4 का अनुपात है। अगर आपको अनुपात हटाना है तो आप इसको 3x और इसको 4x आसानी से लिख सकते हो, यानी A की आय 3x और P की आय 3x और Q की आय 4x मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो क्या कहा जा रहा, उनके व्यय का जो अनुपात है वो 2:3 है। इनके जो व्यय का अनुपात है वो कितना है, 2:3 है, और प्रत्येक 6,000 रुपये की बचत करते हैं। अगर हम लोग टोटल आय में से ये वाली बचत घटा लें तो इनके व्यय का अनुपात मिल जाएगा। या ऐसे समझ लो कि अगर हम लोग लिख लें 3x और बटे में लिख लें 4x, इसका मतलब ये P की आय है और ये वाली Q की आय है। अगर P की आय कितनी है, 3x है, और Q की आय 4x है, और ये दोनों लोग 6,000 रुपये बचाते हैं, तो अगर आय में से हमने 6,000 इनके से भी घटा दिया और 6,000 इनके वाले से भी घटा दिया है, तो इनके व्यय का जो अनुपात मिलता है वो मिलता है 2:3। ये बराबर में लिख लिया है, क्योंकि टोटल आय में से जब हम लोगों ने इनका क्या घटा दिया है, बचत तो घटा दिया, तो व्यय बचेगा, और सेम दूसरे वाले में भी ऐसा होगा, तो बराबर में 2:3 लिख सकते हैं। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल देंगे, और अगर हमको लोगों को P की आय बता रहे तो P की आय 3x है, और 3x मिला के गुणा कर देंगे तो हमको P की आय पता चल जाएगी। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3x गुणा करना पड़ेगा, दूसरा कोई तरीका तो है नहीं। गुणा करेंगे, देखो हो जाएगा 3 त्रिक का 9x, और माइनस में 6 त्रिक कितना 18,000, बराबर में इसको गुणा करो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8x, और बराबर में कितना 6 दूनी 12, 6 दूनी कितना 12,000।
तो 9x माइनस 18,000 और बराबर में है 8x माइनस 12,000। 9x से ये वाला x घटा दोगे 8x तो बचेगा केवल x, और 18,000 से 12 घटा दोगे तो बचे कितना 6,000। यानी x की वैल्यू तुम्हारे सामने कितनी निकल के आ जाएगी 6,000। x की वैल्यू आपके सामने 6,000 आ गई और आपसे पूछा क्या गया था p की आय, और p की आय कितनी है, p की आय बतानी थी आपको, और p की आय आपको पता है कितनी है 3x। तो 3 लिखो और x की वैल्यू कितनी निकाले 6,000, तो 6,000 के इसमें गुणा कर दो। इसका मतलब है p की आय पूछेगा तो कितना बताना पड़ेगा 18,000 रुपये p की आय आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। p की आय पूछेगा तो 18,000 आएगी, अगर q के पूछे होते तो 6 चौको 24,000 आया होता है ना। ये तो तरीका है, अगर आप x मान के लगाओगे तो ऐसे लगाना पड़ेगा, आंसर 18,000 आ जाएगा। लेकिन अगर आप x मान के लगाएं तो फिर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, गुणा भाग ज़्यादा करना होगा। तो अनुपात अगर बराबर करके लगाते तो अनुपात बराबर करने वाला क्या तरीका है उसको जरूर समझना है आप लोगों को। x वाला तो लगभग सभी को पता ही रहता है। देखो इसको ध्यान से समझ लो बस। दो आदमी है, एक p है और एक q है ना। दो आदमी है, एक p है और एक q है। p और q, इनका जो आपको आय का अनुपात पता है वो पहले लिख लो आप। इनके जो आय का अनुपात पता है वो पता है 3:4, और इनके जो व्यय का अनुपात पता है आपको वो पता है कितना 2:3। अब ध्यान से समझो जरा, तुमको आय और व्यय का अनुपात पता 3:4 और 2:3, दोनों सेम अमाउंट बचाते हैं महीने के लास्ट में कह दो, क्योंकि महीने के लास्ट का ही इनकम है इसमें। तो महीने के लास्ट में दोनों लोग 6-6 हज़ार रुपये बचाते हैं। ऐसा भी हो सकता था कि p 6,000 बचा ले और q 4,000 ही बचाए या 8,000 बचा ले, अलग अलग भी बचत कर सकते। लेकिन अगर सेम अमाउंट बचा रहे हैं महीने के लास्ट में दोनों लोग p और q, तो क्या करेंगे, दोनों लोग सेम अमाउंट बचा रहे हैं तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आप लोग देखो जरा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 से हुआ 3 से हुआ 2 तो कितने का डिफरेंस 1, और 4 से हुआ है 3, इसका मतलब कितना डिफरेंस 1। दोनों लोग अगर सेम अमाउंट बचा रहे हैं तो इनके बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। अगर मान लो बाई चांस इनके बीच का डिफरेंस अगर 3 और 2 और 4 और 3 के बीच का डिफरेंस सेम नहीं है तो इस अनुपात को सेम कैसे करेंगे, हम ये भी आपको बताए थे पहली क्लास में, और अभी आगे वाले क्वेश्चन में अगर नहीं बराबर होगा तो बता भी देंगे। फिलहाल यहाँ पे बराबर है, देखो इनकी आय 3:4 के अनुपात में, तो इनका व्यय 2:3 के अनुपात में हुआ है। अब देखो 3 और 2 के बीच का डिफरेंस 1 और 4 और 3 के बीच का डिफरेंस 1, यही जो बीच का डिफरेंस है 1 यूनिट का, ये दर्शा रहा है कितने को, उतने को ही दर्शाएगा जितना इनकी बचत है। दोनों लोगों की सेम बचत है 6-6 हज़ार, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6,000 के बराबर, और बताना था p की आय, और p की आय कितना यूनिट है 3 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 6,000 तो 3 यूनिट की वैल्यू कितना 6,000 बटे में 1 गुणे में 3 और 6 त्रिक 18। आप यहाँ से p की आय बहुत आसानी से 18,000 निकाल सकते हो। तो ये वाला तरीका आप लोगों को ज़रूर पता होना चाहिए हमारे हिसाब से। तो p की आय तुम्हारे सामने कितनी आ गई 18,000, ऐसे कर सकते थे। ये कंडीशन भी बनेगी कि इनके बीच का डिफरेंस सेम ना हो तो बताएंगे, आप रुके रहिए बस वीडियो में। अगर आप 4 से 3 की बजाय यहाँ 5 हो जाता, अलग अलग डिफरेंस होगा तो कैसे होगा ये भी बताएंगे। दोनों लोग सेम अमाउंट ना बचा के अलग अलग अमाउंट बचा लें वो भी बताएंगे, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग, फिर कुछ बातें आपकी धीरे धीरे क्लियर होंगी। दूसरा प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, दो व्यक्तियों की मासिक आय 2:3 के अनुपात में है, 2:3 के अनुपात में है, 2:3 के अनुपात में है, तथा उनका व्यय 5:9 के अनुपात में है।
अनुपात में है। यदि इनमें से प्रत्येक प्रतिमाह प्रत्येक प्रतिमाह 600 रुपये की बचत करते हैं तो आय क्या है, ये बताना है आपको। दोनों लोगों की आय बतानी है क्या है, ठीक है। देखिए इस प्रश्न को आप कैसे करेंगे। अब हम एक वाला तरीका आपको नहीं बताएंगे, सीधा अनुपात कैसे बराबर करते हैं वो बताएंगे। दो व्यक्ति हैं, ये पहला व्यक्ति है और ये दूसरा व्यक्ति है। इनकी जो आय का अनुपात दिया गया है, इनकी आय का अनुपात बताया गया है 2:3 का अनुपात। इनकी जो आय का अनुपात पता है वो 2:3 का अनुपात बना है, और जो इनके व्यय का अनुपात है वो कितना है, 5:9। अच्छा आप यहाँ ध्यान से देखें कि दोनों लोगों की बचत अब की बार भी सेम है। दोनों लोग प्रतिमाह कितना 600 रुपये की बचत करते हैं, सेम बचत कर रहे हैं। अभी कोई दिक्कत नहीं, अनुपात बराबर करके ही लग जाएगा और बहुत आसानी से लग जाएगा। देखिए अब की बार अगर आप ध्यान से देखें तो इन दोनों की तरफ अब की बार इधर 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस। इधर कितने का डिफरेंस है, देखो 3 घटा लो कितना, 6, 7, 8, 9, इधर 6 का डिफरेंस है। अब की बार ये डिफरेंस अलग अलग हो गया क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3 का, और इधर कितना का 6, 7, 8, 9, इधर 6 का डिफरेंस। अगर ये डिफरेंस सेम होता तो हम उसी डिफरेंस के बराबर सीधा 600 कर दिए होते। डिफरेंस सेम नहीं है तो डिफरेंस सेम करेंगे, और ये हमने बताया आपको कैसे करते हैं। एक बार आप दोबारा समझ लें डिफरेंस कैसे सेम करते हैं। डिफरेंस सेम करने का तरीका ये है कि आप ऊपर वाले के डिफरेंस से नीचे मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाले के डिफरेंस से ऊपर कर लें, यानी 3 और 2 के बीच का अंतर जो 1 आएगा उससे नीचे गुणा कर लें, और 9 और 5 का जो डिफरेंस 4 आएगा उससे गुणा ऊपर कर लें, तो ये अनुपात बदल जाएगा। और बदल के बनेगा क्या, ये अनुपात बदल जाएगा। देखो 4 दूनी कितना 8, अनुपात 3 चौक कितना 12, और 1 का गुणा करेंगे तो इधर 5 और इधर करेंगे तो कितना 9। अब आप देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, 5, 3, 8 और 9, 10, 11, 12, 3। दोनों तरफ डिफरेंस बराबर हो गया। जैसे ही डिफरेंस बराबर हुआ हमारा काम हो गया, यानी ये जो 3 यूनिट बराबर है वो कितने के बराबर है, 600 के बराबर। 3 यूनिट यदि 600 के बराबर है, आपको इनकी आय बतानी है। इसका मतलब पहले व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति दोनों की आय बतानी है। 3 यूनिट की वैल्यू अगर 600 के बराबर तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर, 200 के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू 200 के बराबर, तो अगर पहले व्यक्ति की आय जाननी है तो 8 से गुणा कर दूं, दूसरे व्यक्ति की आय जाननी है तो 12 से गुणा कर दूं। तो पहले की अगर आपको आय बतानी है तो 8 यूनिट की वैल्यू निकालोगे, 1 यूनिट की वैल्यू 200 रुपये, तो 200 से गुणा कर देंगे इसको, तो कितना हो जाएगा 1600 रुपये पहले व्यक्ति की आय हो जाएगी। दूसरे व्यक्ति की आय बतानी है, दूसरे व्यक्ति की कितनी यूनिट है, 12 यूनिट है, 12 से गुणा कर दो कितने, तो 200 से, तो 12 दूना कितना 2400 रुपये। इसका मतलब पहले व्यक्ति की आय 1600 रुपये और दूसरे व्यक्ति की आय कितनी 2400 रुपये। और यही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाए, क्योंकि हमने आय पूछी थी तो पहले व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति की दोनों की निकालनी थी। तो पहले व्यक्ति की आय आएगी 1600 रुपये और दूसरे व्यक्ति की आएगी 2400 रुपये। सही है। अनुपात कैसे बराबर हुए पहले समझ लें एक बार। दो व्यक्तियों की मासिक आय का अनुपात 2:3 था, तो हमने 2:3 लिख दिया है, और उनके व्यय का अनुपात 5:9 है, यदि इनमें से प्रत्येक प्रतिमाह 600 रुपये की बचत करते हैं। अच्छा हम इस बात को दोबारा फिर से बता रहे हैं, दोनों सेम अमाउंट बचा रहे हैं तब ऐसा कर लोगे तभी होगा। अगर अलग अलग अमाउंट बचा रहे होंगे, एक 600 रुपये महीने के लास्ट में बचा रहा होगा और एक 1200 या एक 400 या 500 अलग अलग बचा रहा है, तो फिर इसका तरीका बदलेगा। इसके आगे हम वही तरीका आपको बताएंगे जब दोनों की बचत अलग अलग बचेंगी। लेकिन यदि दोनों सेम अमाउंट बचा रहे हैं तो इनके बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। इससे पहले वाले प्रश्न में सेम था, इस वाले में सेम नहीं है, तो ये डिफरेंस सेम बनाने का तरीका क्या है, ऊपर वाले रेशियो में जो डिफरेंस है उसको नीचे गुणा कर दो, जो नीचे वाले रेशियो में डिफरेंस है उससे ऊपर गुणा कर दो। जैसे 2 और 3 के बीच का डिफरेंस 1 है तो यहाँ 1 से गुणा कर दिया, 9 और 5 का डिफरेंस 4, ऊपर 4 से कर दिया, तो तुम्हारे सामने एक नया अनुपात बन के तैयार हो जाएगा
जो 8:12 और 5:9 के अनुपात में होगा। यहाँ पर देखो 8 और 5 में भी 3 का डिफरेंस, 12 और 9 में भी 3 का डिफरेंस, तो 3 जो डिफरेंस है वो कितने के बराबर है, जो दोनों लोग सेम अमाउंट बचा रहे थे या खर्च कर रहे हैं जो भी हो। तो 3 बराबर 600 के, तो 1 यूनिट के बराबर 200। पहले व्यक्ति की आयु जाननी, तो 8 दूनी 1600 यहाँ देखो लिख दिया है। और बी की वैल्यू जाननी थी, तो बी की वैल्यू कितनी, 12 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी, तो 12 दूना 2400। तो पहले व्यक्ति की आय 1600 रुपये और दूसरे व्यक्ति की आय 2400 रुपये आप निकाल लिए होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें अलग अलग अमाउंट बचा रहे होंगे दोनों लोग, उसको हम कैसे करेंगे। दो क्वेश्चन हम ऐसे आपको बताएंगे जो अलग अलग अमाउंट ये लोग बचा रहे होंगे। इस वाले दोनों प्रश्न में सेम अमाउंट बचा रहे हैं, तो हमने कैसे किया है। चलिए बहुत जल्दी से बताएंगे और सबसे अच्छा तरीका ही बताएंगे जो हमको अच्छे में आता है। बाकी इससे भी अच्छा कोई बता सकता है भाई जिसको आता होगा। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है, 5:3 है, तथा उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 2600 रुपये और 2600 रुपये और 1800 रुपये, 2600 रुपये और 1800 रुपये की बचत करते हैं, तो उनकी आय क्या है, दोनों लोगों की आय बतानी है। इस प्रश्न में आप देखेंगे कि इस वाले प्रश्न में अनुपात तो दोनों उसी तरह दिए हैं जैसे इससे पहले हमने दिए थे। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है और उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 2600 रुपये और 1800 रुपये की बचत करते हैं तो उनकी आय क्या है। इसका मतलब इसमें दोनों लोगों ने सेम अमाउंट नहीं बचाई, अलग अलग अमाउंट बचाई है। सेम अमाउंट बचाने वाले हमने दो क्वेश्चन आपको बताए थे, उनको कैसे करना अनुपात बराबर करके वो बता दिए। एक्स वाला तरीका वही पुराना है, दोनों अनुपात मानो घटाओ के बराबर में 9:5 लिखोगे, त्रिज्या गुणा करके एक्स की वैल्यू निकाल के दोनों की आय बता दोगे। वो हम नहीं बताएंगे यहाँ पे। जो तरीका सबसे जल्दी हो सकता है वो बताएंगे, यानी पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति, इनकी जो आय का अनुपात आपको पता है वो क्या पता है, देखो इनकी आय का अनुपात पता है 5:3, इसको लिख लो पहले। और इनके जो व्यय का अनुपात पता है, इनके व्यय का अनुपात लिख लो। इनका व्यय का अनुपात कितना है, 9:5। अब देखो जो पहले वाले की उसकी बचत कितनी, 2600 रुपये, तो 2600 रुपये इसके नीचे लिख लो। दूसरे वाले की जो बचत है वो कितनी, 18,000, 18,000 नीचे लिख दो, 1800 नीचे लिख दो। आप हमें देख के बताएंगे क्या है प्रॉपर दिख रहा जो हम हरे मार्कर से लिख रहे हैं कि नहीं दिख रहा, ये भी बता देंगे। ठीक है, तो इनकी आय का अनुपात ऊपर हो गया है और व्यय का अनुपात नीचे लिख दिया है। अब देखो अगर ये दोनों लोग बराबर सेम अमाउंट बचा रहे होते हैं तो अनुपात बराबर करते हैं। सेम अमाउंट नहीं बचा रहे हैं तो ये 2 समीकरण बना के सॉल्व करने का तरीका क्या, 5 को 5 में गुणा करके 25 ऊपर लिख लो और 9 का 3 में गुणा करके 27 ऊपर लिख लो और इन दोनों को घटा लो, कितना आएगा, 2 आएगा, 2 ऊपर लिख लो। इस वाले 5 के गुणा इधर कर लो और इस वाले 9 का गुणा इधर कर लो और इधर ला के लिख लो। इधर लिखोगे देखो कितना हो जाएगा, 0 0, 5 का 30, कैरी आ जाएगा 3 और 5 दूना 10, 3 13, 13,000 आ जाएगा। 0 0 0 0, 5 का 30 और 5 दूनी 10, 3 13। इधर कर लेते हैं 0 0, 9 8 72 की 2, कैरी कितना आ जाएगा 7 और 9 का 9 7 16 19, 8 कितना 162। ये 16,200 हो गया, इधर 13,000 हो गया। दोनों को आपस में घटा लो, दोनों को आपस में अगर घटाओगे तो देखो कितना बचेगा,
डबल जीरो तो ये बचेगा ही बचेगा, है ना। उसके बाद 2 गए थे, फिर यहाँ 2 बच जाएगा और 6 में से 3 जाएगा तो 3 बच जाएगा, तो 3200 बच जाएगा। अब ये जो ऊपर 2 बचा है और ये 3200 आपस में बराबर है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितना लिख लो, 3200 लिख लो। 2 यूनिट की वैल्यू 3200 लिखोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 2 1 नम 2 और 2 छंग 12। 1 यूनिट की वैल्यू आपके सामने आ गई 1600 रुपये। दोनों लोगों की आय बतानी है, तो पहले व्यक्ति की आय 5 यूनिट है, दूसरे वाले की 3 यूनिट है। तो पहले वाले व्यक्ति की आय बतानी है तो आप लिखेंगे 5 और 1 यूनिट की वैल्यू 1600 है, 5 यूनिट की वैल्यू जानी तो 16 को गुणा कर देंगे, 16 पंचे कितना 80, यानी 8000 हो जाएगा। 16 पंचे 80, 8000 रुपये पहले वाले व्यक्ति की आय। दूसरे वाले व्यक्ति की आय बतानी है तो दूसरे वाले का अनुपात कितना, दूसरे वाले का अनुपात 3। तो अगर आपके सामने 1 यूनिट की वैल्यू 1600 तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी, 16 दूना 32, 16 से 48, यानी 4800 रुपये। आपके सामने बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कैसे लगाया जा सकता है वो आपके सामने लिखा है। आप x मान के लगाएंगे तब भी इसका आंसर यही आएगा। आप इस तरीके से लगाएंगे, कोई भी समीकरण अगर इस तरह का बन रहा है जिसमें दोनों लोगों की अलग अलग बचत है, ये इसी तरह का मैथ में कोई भी क्वेश्चन बने तो आप ऐसे कर सकते हो, कभी भी गलत नहीं होगा। पहले व्यक्ति की आय 8000 आएगी, दूसरे वाले की आएगी 4800। अगर आपको ये नहीं समझ में आए तो इसमें थोड़ा सा चेंज करके दोबारा भी कर सकते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन सेम इसी तरह का बताते हैं और टाइम को ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं कि अनुपात यही रहने देते हैं, इनकी जो बचत है ना इनको चेंज कर देते हैं और फिर उस क्वेश्चन को लगाते हैं। देखो क्वेश्चन देते हैं बदल, और ये 3 नंबर के बजाय हो जाएगा 4 नंबर, है ना। अमाउंट थोड़ा हम देख के लिखते हैं जिससे कि गुणा भाग दशमलव में ना जाए ना। 4 नंबर प्रश्न कर लेते हैं और देखो इनकी बचत अलग अलग कर लेते हैं। पहली बार अब की बार ये बचाते हैं 1300 रुपये और ये बचाते हैं 900 रुपये। वही क्वेश्चन है, देखो बस हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया डिजिट, बाकी तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है तथा उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 1300 रुपये और 900 रुपये की बचत करते तो उनकी आय क्या है। इससे पहले 2600 रुपये और 1800 रुपये की बचत करते तो हमने क्रॉस में गुणा करके देखो कैसे किया था। इस वाले डिजिट को रख के देखते हैं, इसमें जितनी चीज़ें ज़रूरत की उतनी ही रखते हैं, बाकी देते हैं मिटा। इसको देते हैं मिटा, देखो इतना फिर से सोल्व कर देते हैं, क्वेश्चन बन जाएगा कम समय में। दूसरा एक और देखो, आय का अनुपात 5:3 यहाँ से देख के लिखा था ऊपर, व्यय का अनुपात 9:5 लिख लिया। इनकी बचत अब की बार अलग अलग हो गई तो बचत लिख देते हैं। इनकी बचत 1300 रुपये और इनकी बचत कितनी है 900 रुपये। इसको इधर गुणा कर देंगे, 5 × 5 = 25 हो जाएगा, ये 9 × 3 = 27 हो जाएगा, दोनों का अंतर 2 के बराबर। इसका गुणा कर देंगे, 13 × 5 = 65 होता है और 9 × 9 कितना होता है 81 होता है। 8100 6500, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, कितना आ जाएगा। पहले तो डबल जीरो उतार लो और फिर 11 में से 5 चला जाए, कितना बचेगा 6, और यहाँ कितना बचा 7 में से 6 चला जाएगा, बचेगा 1, 1600 आ जाएगा। अब 2 यूनिट की वैल्यू 1600 के बराबर है। अब की बार देखो 2 यूनिट की वैल्यू 1600 के बराबर है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना 800 के बराबर है। समझ में आ रहा होगा क्योंकि वही तरीका है बिल्कुल सेम। 5 के इधर 3 गुणा कर दिया था, 9 × 3 = 27, दोनों का अंतर 2 के बराबर। इधर दोनों गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6500 और 8100, दोनों का अंतर 1600, तो 2 यूनिट के बराबर 1600 के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 800। समझ गए। 1 यूनिट की वैल्यू यदि 800 हो गई है तो पहले व्यक्ति की यदि आपको आय जानना है तो पहले व्यक्ति की आय 5 यूनिट और 1 यूनिट की वैल्यू अब की बार 800 रुपये है। तो 8 × 1 कितना हो जाएगा 40, यानी पहले वाले व्यक्ति की कितनी इनकम 4000 रुपये, और दूसरे वाले व्यक्ति की इनकम अगर आपको जाननी है तो दूसरे वाले व्यक्ति की इनकम है 3 यूनिट और 1 यूनिट की वैल्यू कितना 800 रुपये, तो 8 × 3 कितना हो जाएगा 2400 रुपये। तो आप अब ध्यान से देख पा रहे होंगे कि इस तरह के क्वेश्चन अगर अलग अलग अमाउंट बचा रहे हों उनको कैसे करेंगे। सेम अमाउंट वाला देखा था, अनुपात बराबर किया था, अगर अलग अलग बचत कर रहे हैं तो आप इस तरह कर लेंगे, कभी भी आपके आंसर गलत नहीं होगा। अभी आगे और क्वेश्चन भी इस तरह के देखेंगे। फिलहाल इन चारों क्वेश्चनों को बिल्कुल ध्यान से देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले वाले दोनों क्वेश्चन में दोनों लोग सेम अमाउंट बचा रहे थे। तीसरे और चौथे में हमने देखा कि अलग अलग अमाउंट बचाएंगे तो कैसे करेंगे, और इस वाले प्रश्न का आंसर आएगा पहले व्यक्ति की इनकम 4000, दूसरे व्यक्ति की इनकम कितना 2400 रुपये। तो चौथा क्वेश्चन का आंसर आप नोट कर लेंगे, कितना 4000 और 2400। ठीक है।
देखिए आपके सामने 5वां नंबर क्वेश्चन लिखा है। ये क्वेश्चन उसी तरह है। शुरुआत के 4 क्वेश्चन के बाद अगर क्वेश्चन के साथ कोई छेड़छाड़ होगी तो क्वेश्चन किस तरह से चेंज किया जा सकता है वो क्वेश्चन हम देखेंगे। जैसे आपके सामने 5वां नंबर क्वेश्चन लिखा है, देखो है वही क्वेश्चन, बस लिखा थोड़ा अजीब तरीके से है। ए और बी की आय का अनुपात 2:1 है। वे 5:3 के अनुपात में व्यय करते हैं, यहाँ तक ठीक है। और 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं, बचत का भी अनुपात दे दिया है। और फिर आगे लिखा हुआ है ए और बी की कुल मासिक बचत 5,000 रुपये है, तो बी की मासिक आय क्या है। देखो क्वेश्चन में कहाँ से चेंज आया। क्वेश्चन में 2 व्यक्ति हैं, एक का नाम ए है और एक का नाम बी है, और इनकी आय का अनुपात भी आपको बताया गया है। इनकी आय का अनुपात है 2:1, और इनके व्यय का भी अनुपात आपको बताया गया है। इनके व्यय का अनुपात कितना है, 4:1 है। ये दोनों चीज़ तो हमको बताई ही जा रही थी, इससे पहले भी बताई गई थी। अलग क्या हुआ, क्योंकि अभी तक तुमको बचत अलग अलग बता दी जाती थी कि ए इतना रुपए बचा रहा है, बी इतना बचा रहा है, या पी इतना बचा रहा है, क्यू इतना बचा रहा है, या पहला आदमी या दूसरा आदमी करके उनकी बचत बता दी जाती थी, चाहे वो सेम अमाउंट बचाएं या अलग अलग अमाउंट बचाएं। इस वाले में बचत का अनुपात बताया गया 4:1, और टोटल बचत बता दी गई है कि ए और बी दोनों लोग मिला के बचाते हैं कितना, 5,000। भाई या तो दोनों लोग सेम अमाउंट बचा रहे थे या अलग अलग बचा रहे थे। अब की बार अलग अलग बचा रहे हैं, लेकिन तुमको बता क्या रहा है, बचत का अनुपात बता रहा है और बचत का योग बता रहा है। तो योग जो बता है आपको उसी अनुपात में बांट लो। इसका मतलब है कि अगर हम लोग ए और बी की बचत निकालना चाहें तो आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि 5,000 रुपये दोनों लोग मिल के बचाए हैं, और इनकी बचत का जो अनुपात है वो 4:1 है। तो अगर ए की बचत निकालनी है तो 4 ऊपर लिखे और 5 नीचे लिखे, 5 से काट दें, तो इसका मतलब ए ने कितना पैसा बचाया है, ए ने 4,000 रुपये बचाया है। और यदि दोनों लोगों ने मिल के 5,000 रुपये बचाया है, जिसमें से ए ने अकेले 4,000 बचाया है, तो बी ने, सिंपल सी बात है, 5,000 से 4,000 घटा, तो इसका मतलब बी ने 1,000 रुपये बचाया होगा। क्वेश्चन लग गया, नहीं लग जाएगा? अब तो लगा ही दोगे ना, क्योंकि अब तो पता चल गया ना कि ए कितना बचा रहा है। ए बचा रहा है 4,000 रुपये, तो 4,000 इसके नीचे लिख लो, और बी बचा रहा है 1,000, 1,000 इसके नीचे लिख लो। पुराना वाला तरीका फिर से लगा दो, 2 का इसमें गुणा कर दोगे, ऊपर इधर 2 लिख लोगे, इधर 4 का गुणा कर दोगे, इधर 4 लिख दोगे, दोनों के बीच का अंतर 2 लिखा रहने दो। इस वाले 1 का गुणा इधर करोगे तो ये 4,000 ही रह जाएगा, और इस वाले 4 का गुणा इधर करोगे तो ये 4,000 हो जाएगा। गलत नहीं हो गया क्या कहीं पे? अच्छा ठीक है, एक अनुपात गलत लिखा है, उसको सही करो। अनुपात गलत क्या लिख दिया है, देखो अनुपात जो इनके व्यय का अनुपात है वो 5:3 है ना, तो व्यय का अनुपात सही करो। व्यय का अनुपात लिखो 5:3। 5:3 सही जाएगा, क्योंकि 4:1 तो इनके बचत का अनुपात है ना, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 5 का नाम 5 हो जाएगा, तो इन दोनों के बीच की डिफरेंस 1 हो जाएगा, और 3 चौक कितना हो जाएगा, हो जाएगा 12,000 रुपये, और 5 किधर हो जाएगा 5,000 रुपये। 12,000 और 5,000 के डिफरेंस कितना हो जाएगा, 5, 6, 7। 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर, 7,000 के बराबर, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस 7 आ रहा। तो 1 यूनिट की वैल्यू यदि आपके सामने 7,000 रुपये है, और आपको बताना क्या है, बी की मासिक आय बतानी, 1 यूनिट की वैल्यू सीधा सीधा 7,000 पता ही चल गई, और बी की आय भी कितना यूनिट, 1 यूनिट है, तो 7,000 इसका सही आंसर आ जाएगा। बी की आय कितनी आ जाएगी, बी की आय आएगी 7,000 रुपये, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू बतानी है, और 1 यूनिट की वैल्यू तो आपको पता ही है एग्जैक्ट कितनी आएगी, 7,000 आएगी। अगर आपसे एक ही इनकम पूछी गई होती तो 2 यूनिट की वैल्यू बतानी होती, तो 7 दूनी 14,000 कर लिए होते। समझ गए हैं बात को? तो इस प्रश्न का सही उत्तर कितना है, 7,000 रुपये। ठीक है, तो ये 5 नंबर प्रश्न है। 6ठा नंबर देखते हैं हम लोग। अगला देखेंगे 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है। लिखा हुआ है ए तथा बी की आय का अनुपात और बी तथा सी की आय का अनुपात 3:2 है। तद अनुसार यदि ए की आय का तिहाई भाग सी की आय के चौथाई भाग से 1,000 रुपये अधिक है तो बी की आय कितने रुपए है। अब ये क्वेश्चन कैसे करोगे आप देखो,
ए और बी की आय का अनुपात आपको बता दिया गया। ए अनुपात जो बी की आय का अनुपात है वो भी 3:2 है। बी और सी की जो आय का अनुपात है वो भी कितना, 3:2 है। ये हम कैसे जान गए हैं? देखो लिखा हुआ है कि ए तथा बी की आय का अनुपात और बी तथा सी की आय का अनुपात 3:2 है। इसका मतलब ए अनुपात बी और बी अनुपात सी दोनों 3:2 हैं। अगर आपको ए अनुपात बी और बी अनुपात सी की वैल्यू पता चल गई है तो क्या आप ए अनुपात बी अनुपात सी नहीं निकाल पाओगे? ये हमने तो आपको पहली क्लास में निकालना, और पहली क्लास का पहला ही प्रश्न यही लिखा था जिसमें अनुपात मिलाना आपको बताया था कि यदि आपको ए अनुपात बी और बी अनुपात सी की वैल्यू पता है तो आप ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे निकालेंगे। जितने नहीं देखिए वो अगर ऐसे समझना चाहे तो बी की वैल्यू देखिए यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर देखिए 3 है। अगर वही वाला बी दोनों जगह है तो ये दोनों जगह सेम होना चाहिए था। अगर सेम नहीं है तो सेम करना पड़ेगा, और सेम करने के तरीके कई हैं। अगर आप एक तरीका ऐसे समझ लें तो देखो, ए बी का अनुपात लिख देते हैं कितना, पहले 3:2 लिख देते हैं, और उसके बाद बी सी का क्या लिख देते हैं, फिर से 3:2 लिख लेते हैं। इनके बीच में जो जगह खाली है इस जगह पे इनके पड़ोसी को उठा के भर लो, क्योंकि खाली जगह पे पड़ोसी का हक होता है। तो खाली जगह पे पड़ोसी का हक था तो इधर 3 आ गए, इधर 2 आ गया। अब इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9, इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6, और इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4। जो यही इसका अनुपात होगा, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर होगा 9:6:4। तो ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू आप जान गए हैं। आगे क्या कहा गया है, देखो लिखा हुआ है यदि ए की आय का तिहाई भाग, ए की आय का अनुपात पता चल गया है 9, तो आप यहाँ लिखे 9, इसका तिहाई भाग का मतलब 1/3। ए की आय का तिहाई भाग, और उसके बाद लिखा है सी की आय, सी की आय कितनी, 4, सी की आय का चौथाई भाग यानी 1/4 से 1000 अधिक, यानी इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितने के बराबर है, 1000 के बराबर है। ये 4 से 4 काटेंगे तो केवल बचेगा 1, और इस 3 से काटेंगे 3 त्रिक 9, तो बचेगा 3। 3 - 1 बराबर 1000। इसका मतलब ये हुआ है कि 2 यूनिट की वैल्यू आपके सामने कितनी निकल कर आ रही है, 1000 रुपये। यदि 2 यूनिट की वैल्यू 1000 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, 500 रुपये हो जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू यदि 500 रुपये आपके सामने आ गई, और हमसे पूछा क्या गया था बी की आय बताओ, तो बी की आय का अनुपात कितना है, 6। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 500 के बराबर, तो बी की आय जानने के लिए आपको 6 यूनिट की वैल्यू बतानी पड़ेगी। तो बी की आय बराबर 6 यूनिट, और 6 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए 1 यूनिट की वैल्यू यदि 500 रुपये है तो 6 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए काहे से गुणा, 500 से गुणा ना। 5 का कितना कर लेंगे, 30 कर लेंगे। इसका मतलब है कि जो किसकी आय बतानी थी, बी की आय जो बतानी थी, उसका सही उत्तर कितना आ जाएगा, 3000 आ जाएगा। सही है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने लिखा है। अब उन्हीं क्वेश्चन के आगे किस तरह से क्वेश्चन चेंज करके पूछा जा सकता है वही हम आपको एक एक करके बता रहे हैं। ए तथा बी की आय 5:3 के अनुपात में है। ए बी और सी का व्यय 8:5:2 के अनुपात में है। यदि सी का व्यय 2000 रुपये तथा बी की बचत 700 रुपये है तो ए की बचत बतानी है आपको। काफ़ी इधर उधर सा लग रहा होगा आपको ना, अजीब सा हौच पौच हो गया इस क्वेश्चन में। समझेंगे इसमें क्या हुआ है। 3 लोग हैं, पहले तो ये कंफर्म है, ए है, बी है और सी है। इनमें से आपको इनके आय का अनुपात तो बताया गया है, लेकिन केवल ए का और बी का बताया गया है, जो कि कितना है, 5:2। और जो इनके व्यय का अनुपात बताया गया है वो तीनों लोग को बता दिया गया, और इनके व्यय का अनुपात क्या है, 8:5:2। इतना तो क्वेश्चन से देख के लिख ही लेंगे। अब इसमें देखिए क्या चीज़ अलग है, ए बी और सी, इनकी आय का अनुपात 5:2 पता, सी की आय का अनुपात नहीं पता है, और उनके व्यय का अनुपात 8:5:3 पता तीनों लोगों का। उसके बाद क्या लिखा, देखो 8:5:2 के अनुपात में है। इसके बाद लिखा है यदि सी का व्यय 2000 रुपये, यानी सी जो खर्च करता है वो 2000 रुपये खर्च करता है। अब अगर आप ध्यान से देखिए, सी का व्यय का अनुपात तुमको पता है कितना है, 2 है, यानी जो ये 2 यूनिट की वैल्यू है ये 2000 के बराबर है। और ऐसा क्यों पता हुआ है हमको, क्योंकि लिखा हुआ है
क्योंकि जो सी का व्यय है वो कितना है 2000 रुपये और सी के व्यय का अनुपात 2 यूनिट है, यानी 2 यूनिट की वैल्यू यदि 2000 है तो 1 यूनिट की वैल्यू आप बताएंगे कितना 1000 रुपये। यदि 1 यूनिट की वैल्यू 1000 हो गई है व्यय वाली यूनिट की है, आय वाली यूनिट की नहीं है, तो इसका मतलब है 5 यूनिट का मतलब है कि इनका व्यय 5000 रहा होगा और इनका व्यय कितना रहा होगा 8000 रहा होगा, क्योंकि गुणा कर देंगे ना 1000 का। तो बी का जो खर्च है वो कितना है 5000 रुपये है और जो ए का खर्च है वो कितना है 8000 रुपये। यहाँ से इस वाली यूनिट को पता करने के बाद हमको दोनों लोगों के व्यय पता चल गए। इसके बाद एक चीज़ और बताई गई है कि बी की बचत 700 रुपये, यानी बी बचाता भी है 700 रुपये। तो 700 रुपये इसके नीचे लिख के जोड़ दो। जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि जो ये 5000 रुपये है ये इनका व्यय यानी खर्चा है, उसके बाद भी उस आदमी के पास 700 रुपये बचा हुआ है। तो यदि हम 5000 और 7 जोड़ दें जो 5700 बनेगा, ये क्या इस आदमी की टोटल आय नहीं पता चल जाएगी। ये जो आप 5000 रुपये है ये इनका खर्च है, ये व्यय है, और ये जो है इनकी ये क्या है बचत है। दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या आय नहीं पता चल जाएगी, और आय पता चलिए तो ये आय है किसकी, ये आय बी की है और इनकी आय का अनुपात 2 पता था। यदि इनकी आय 2 पता था तो इसका मतलब है कि 2 यूनिट की वैल्यू अब की बार हमारे सामने कितनी आ गई, क्योंकि बी की जो आय थी 2 यूनिट थी और 2 यूनिट की वैल्यू आपको पता चल गई कितनी 5700 रुपये। तो हम लोग ऐसा करते 2 यूनिट की वैल्यू पता ही चल गई 5700 रुपये, तो 5 यूनिट की वैल्यू निकाल देते हैं, क्योंकि आय वाली यूनिट की वैल्यू पता है 2 यूनिट की वैल्यू या 5700 रुपये, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो आप यहाँ लिखेंगे 5700 बटे में 2 और गुणे में 5। इसको सरल कर देंगे, 2 से काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा 2 दूना 4 और 2 8 16 और 2 पंचे 10। गलत तो नहीं हो रहा है कहीं, हमको लग रहा है कहीं गलत हुआ है। देखो जरा कहाँ गलत है। 5700 हो जाएगा इसका योग, और ये 5 अच्छा हाँ ये 5:3 का अनुपात था, यही तो गलत है। देखो वही तो सोच रहे हैं कट क्यों नहीं रहा है। ये 5 अनुपात कितने का है 5:3 का अनुपात था, तो इसका मतलब ये 3 यूनिट की वैल्यू है। यदि ये 3 यूनिट की वैल्यू 5700 रुपये है, तो 5 यूनिट की वैल्यू यदि आपको बतानी थी तो आप क्या करेंगे 5700 लिखेंगे और बटे में लिखेंगे 3 और गुणा करेंगे इसको 5 से, और 3 से काटोगे तो 3 × 9 3 हो जाएगा, और 3 9 27 1900 गुणे 15 19 पंचे 95। इसका मतलब ये हुआ 95 है ये 5 यूनिट की वैल्यू। इसका मतलब जो ए की आय है वो कितनी आ गई 9500। अब बताइए कोई आदमी यदि 9500 रुपये कमाता है और उसमें से 8000 रुपये खर्च कर देता है तो वो कितना रुपये बचाता होगा, वो 1500 रुपये बचाता होगा। और क्या हमसे यही नहीं पूछा गया था कि ए का क्या बचत कि वे ए का वे कितने रुपए है, क्यों बचत कितने रुपए है, ये यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है ए की बचत क्या होगी। तो ए की बचत पूछी गई थी। ए अगर 9500 रुपये कमाता है और 800 रुपये खर्च कर देता है तो 1500 रुपये ही बचाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कितना आ जाएगा 1500 आ जाएगा। यदि अभी समझ में नहीं आ रहा तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो में यही खासियत होती है कि दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। आप वीडियो को पीछे करके दोबारा इस क्वेश्चन को देख सकते हो। देखेंगे अगले टाइप के क्वेश्चन जो सिक्के पे आधारित क्वेश्चन होते हैं अनुपात समानुपात चैप्टर में, उनको देखेंगे कैसे लगाया जा सकता है। किसी बक्से में 180 रुपये 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के रूप में रखे हुए हैं, जिनका अनुपात 2:3:4 के अनुपात में है, तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप इनको कैसे करेंगे, पहले हम आपको एक क्वेश्चन बताते हैं, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन को आप लगाने का प्रयास करेंगे। पहले तो आप लिख दो कि आपके पास कितने वैरायटी के सिक्के हैं। जैसे मेरे पास पहली वैरायटी है कि मेरे पास 1 रुपये के भी सिक्के हैं, मेरे पास दूसरी वैरायटी ये है कि मेरे पास 50 पैसे के भी कुछ सिक्के हैं, और मेरी तीसरी वैरायटी ये है कि मेरे पास 25 पैसे के भी कुछ सिक्के हैं। और इन सिक्कों की संख्या का जो अनुपात आपको बताया गया है, सिक्कों की संख्या का अनुपात बताया गया है 2:3:4 के अनुपात में। अच्छा आप याद रखिएगा मूल्य का अनुपात और सिक्कों की संख्या के अनुपात में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। इसको आप ऐसे समझिए कि मूल्य और संख्या में क्या डिफरेंस होता है। जैसे मान लो आपके पास 5 का सिक्का है, तो आपके पास 5 का सिक्का अगर कोई काउंट करेगा सिक्का 1 निकलेगा, लेकिन आपके पास रुपए 5 हैं।
अगर किसी दूसरे आदमी के पास एक एक रुपए के दो सिक्के हैं तो उसके पास सिक्के तुमसे ज़्यादा हैं, लेकिन उनकी वैल्यू तुम्हारी वैल्यू से कम है, क्योंकि आपके पास एक सिक्का 5 रुपए का है और उसके बाद उसके पास जो दो सिक्के हैं दोनों एक एक रुपए के हैं, तो उसके पास रुपए केवल दो हैं, सिक्का दो हैं, क्योंकि हर सिक्का एक एक वाला है उसके पास। और आपके पास एक ही सिक्का है जो 5 रुपए का है, तो आपके पास सिक्का तो उससे कम है, उसके पास दो सिक्के हैं, आपके पास एक ही सिक्का है, तो उसके पास सिक्के ज़्यादा हैं, आपके पास सिक्के कम हैं, तो सिक्के का अनुपात बनेगा 1:2। अगर मूल्य का अनुपात देखेंगे तो आपके पास सिक्का एक है लेकिन वो 5 रुपए के बराबर है, उसके पास दो सिक्के हैं वो 2 रुपए के बराबर है, तो 5:2 का अनुपात बनेगा। तो सिक्कों की संख्या और उनके मूल्य का अनुपात थोड़ा ध्यान रखिएगा। इस वाले प्रश्न में 3 वैरायटी के सिक्के हैं, 1 रुपए के हैं, 50 पैसे के हैं, 25 पैसे के हैं, और उनकी संख्या का अनुपात 2:3:5 के अनुपात में है, तो उनके मूल्य का अनुपात बहुत आसानी से बन सकता है। और उनके मूल्य का अनुपात बनेगा कैसे? ये जो 2:3:4 के अनुपात में है, इस मूल्य को क्या करें देखो, इसका ये मतलब है कि एक एक रुपए के आपके पास यदि दो सिक्के हों तो इसका मतलब है कि आपके पास 2 रुपए। लेकिन यदि आपके पास 50-50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास 1.5 रुपये हैं, क्योंकि 50-50 पैसे के 2 सिक्के होने का मतलब 1 रुपये है और 3 सिक्के होने का मतलब है कि 1.5 रुपये यानी 1.50 है। 25-25 पैसे के 4 सिक्के होने का मतलब कि तुम्हारे पास 1 रुपये। ये सब हमने रुपए में कन्वर्ट कर दिए हैं, ठीक है। तो ये 2 रुपये हो गए, ये 1.5 रुपये हो गए और ये हो गया 1 रुपये। इन सबको यदि जोड़ोगे तो ये हमेशा किसके बराबर होगा? जो बैग में तुम्हारी टोटल अमाउंट थी, और तुम्हारे बैग में टोटल अमाउंट कितनी थी? 180 रुपये। 180 तुम्हारे पास टोटल अमाउंट थी, तो इनके मूल्य को जोड़ दो जरा, 2, 3, 1, 4 और 4.50। 4.50। आपसे पूछा क्या गया था? 50 पैसों की सिक्कों की संख्या बतानी है, तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या बतानी, तो सिक्कों की संख्या के अनुपात से इसमें गुणा करा दो। यदि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या पूछे होते तो 2 से गुणा करवा देते, 25 पैसे की सिक्कों की संख्या पूछी गई होती तो 4 से गुणा करवा देते। और ये बराबर में इसलिए रखे हैं क्योंकि बैग में टोटल अमाउंट कितनी है? 180 रुपये है, और इनकी सिक्कों की संख्या का अनुपात पता था तो हमने उनके मूल्य का अनुपात बनाया और उनका योग बराबर कर दिया, यानी 4.50 की वैल्यू कितने के बराबर? 180 के बराबर। और उनको 50 पैसों के सिक्कों की संख्या जाननी थी तो 3 से गुणा करेंगे, 1 रुपये की सिक्कों की संख्या जाननी होती तो 2 से गुणा करते, 25 पैसों के सिक्कों की संख्या जाननी होती तो 4 से गुणा करते। सही है, तो हम लोग यहाँ गुणा करेंगे कितने से? 3 से। अभी यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर डबल जीरो लगाएंगे, डबल जीरो लगाएंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 से काट देंगे तो 5 9 45 हो जाएगा, फिर 5 से काट देंगे तो 5 3 15 और 5 चौको 20 और 0, 5 3 15 16 17 18, अच्छा 5 छक्का 30 होगा ना, तो यहाँ हो जाएगा कितना? 360 और 9 से काटेंगे तो 9 चौको 36, ऊपर हो जाएगा 40 और 40 का 3 में गुणा कर दें कितना? 3 चौक 12। इसका मतलब है कि 120 सिक्के हैं कितने रुपए वाले? 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी आएगी? 120। नहीं समझ में? एक बार रिपीट करते हैं, देखिए फिर उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। आपके है और 3 वैरायटी कौन कौन सी? 1 रुपये का, 50 पैसे का और 25 पैसे के सिक्के एक बॉक्स में भरे हुए। टोटल अगर उसकी वैल्यू समझे जो बॉक्स में भरा हुआ है तो टोटल बैग में पैसा कितना? 180 रुपये ही है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि 180 सिक्के होंगे भाई, 1 रुपये वाले होंगे तब ना 180 रुपये होंगे। 50 पैसे के भी हैं, उसमें 25 पैसे के हैं, तो 180 सिक्के तो नहीं होंगे, ज़्यादा भी होंगे। तो 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात पता था 2:3:4, तो हमने इनके मूल्य का अनुपात बताया। और मूल्य का अनुपात कैसे बनेगा? 1 रुपये के यदि आपके पास 2 सिक्के तो 2 रुपये है, यदि अगर आपके पास 50-50 पैसे के 3 सिक्के तो आपके पास 1.5 रुपये है, यदि आपके पास 25-25 पैसे के 4 सिक्के तो आपके पास 1 रुपये है। इन सबको जोड़ेंगे तो 2 3 1 4.5 है, जो 4.5 है वो 180 के बराबर है, क्योंकि टोटल बैग में 180 रुपये है। 180 ऊपर लिखे और 4.5 नीचे लिखे। अब हमसे 50 पैसों की सिक्कों की संख्या लास्ट में पूछी गई थी, देखो ये लिखा हुआ ना, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या बताओ। तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या पूछे तो 50 पैसे वाले सिक्कों के अनुपात से गुणा कर दो। यदि 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या पूछे तो 2 से गुणा कर देते, और अगर 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या पूछते तो 4 से गुणा कर देते। फिलहाल हमसे 50 पैसों की सिक्कों की संख्या पूछी गई थी तो हमने यहाँ 3 से गुणा कर दिया, इसको सॉल्व किया तो 120 आया। इसका मतलब 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है बैग में? 120। अगला प्रश्न देखिएगा, बिल्कुल सेम है।
उसी तरह का है, इसको लगाने का प्रयास करिएगा। यदि एक बॉक्स में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 8:5:3 के अनुपात में है, यदि बॉक्स में कुल धनराशि 112.50 है तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी? सेम क्वेश्चन है, कैसे लगेगा देखिए। कितने वैरायटी के सिक्के? पहली वैरायटी हमारे पास 1 रुपये की, दूसरी वैरायटी हमारे पास 50 पैसे की, तीसरी वैरायटी हमारे पास 25 पैसे की। इनके जो सिक्कों की संख्या का अनुपात वो हमारे पास है 8:5:3 के अनुपात में, और इनके मूल्य की वैल्यू बना लेते हैं ना, मूल्य का अनुपात बना देते हैं। देखो टोटल पैसा हमारे पास कितना है? 112.50। इसको ब्लैक से लिख देते हैं ना। टोटल जो हमारे पास बॉक्स में अमाउंट है वो कितनी है? 112.50। और हमको 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या बतानी है, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। अगर आपके पास 1-1 रुपए के 8 सिक्के हैं तो इसका मतलब आपके पास 8 रुपए है, तो 8 रुपए लिख दो। 50-50 पैसे के 5 सिक्के होने का मतलब कि आपके पास 2.5 रुपए हैं। इतना तो समझ ही लेते होंगे ना आप लोग कि 50-50 पैसे के यदि आपके पास 5 सिक्के हैं तो इसका मतलब आपके पास 2.5 रुपए यानी 2.50 रुपए हैं। और यदि आपके सामने 25-25 पैसे के 3 सिक्के हैं तो इसका मतलब आपके पास 0.75 रुपए हैं, या कह दो कि 75 पैसे हैं। 0.75 ऐसे हुआ क्योंकि 25 से 75 पैसे होंगे, हमको रुपए में कन्वर्ट करना है क्योंकि मात्रा सब जोड़ेंगे, क्योंकि ये रुपए में अमाउंट पता है। तो 75 पैसे को रुपए में कन्वर्ट करने के लिए करेंगे 75/100, तो ये हो जाएगा 0.75। उसी तरीके से ये भी हो जाएगा 2.50। तो हमारे पास इनके मूल्य का अनुपात आ गया। इन सबको जोड़ लो, देखो 8 2 10, 10 तो ये हो जाएगा और 50 इससे निकाल लोगे तो हो जाएगा 11.25। इन सब का योग होगा 11.25। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो हम लिखे दे रहे हैं, इन सब का जोड़ कितना हो जाएगा? 11.25। तो 11.25 इसके बराबर, तो इसके नीचे लिख दो 11.25। और आपको 50 पैसों के सिक्कों की संख्या बतानी, तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या का अनुपात 5। यदि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछे होते तो 8 से गुणा करते हैं, और 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या पूछे होते तो 3 से गुणा करते हैं। फिलहाल हमसे 50 पैसों के सिक्कों की संख्या पूछी गई तो 5 से गुणा करेंगे। 2 अंक पे दशमलव इसमें भी है, 2 अंक पे दशमलव इस पे भी, इसे काट देंगे। 11-25 से 11-25 पूरा कट जाएगा, ऊपर हो जाएगा 10, और 10 को 5 से गुणा कर देंगे तो आपके सामने आ जाएगा 50। इसका मतलब है 50 पैसे वाले पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी है? 50 है। सही है, समझ गए होंगे। नहीं समझ पाए तो दोबारा वीडियो को फिर से देख लेना। देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, एक बॉक्स में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। गौर करिएगा, इससे पहले वाले दोनों क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? अभी तक आपको मूल्य बताया जाता था कि डिब्बे में इतने पैसे रखे, अब की बार आपको बताया गया डिब्बे में इतने सिक्के रखे। सिक्के रखे होने और पैसे रखे होने में फ़र्क है, ये फ़र्क हमने पहले ही समझाया है आपको। अब देखो, पहली वैरायटी तो आपको पहले लिखनी ही लिखनी है, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। उसके बाद अभी तक हम लोग यहाँ बार बार संख्या लिख रहे थे, अब की बार मूल्य लिख रहे हैं, क्योंकि हमको जो अनुपात पता है वो उनके मूल्यों का अनुपात पता है। देखिए 8:4:3, मूल्यों का अनुपात पता है 8:4:3। अब इनके संख्या का अनुपात बताना है, क्योंकि जो हमारे पास डिब्बे में रखे हैं कितने सिक्के? 280 सिक्के रखे हैं। तो अब की बार हमको सिक्कों की संख्या पता है, ना कि ये पता है कि कितने रुपए रखे हैं, तो 280 लिख देंगे हम यहाँ पे। अब इस वाले क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है। देखो समझना क्या है, अभी तक आपको ये पता रहता था कि हमारे पास कितने वैरायटी के सिक्के हैं, 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे। 1 रुपये 50 पैसे 10 पैसे भी हो सकते थे, 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये भी सिक्के हो सकते थे, लेकिन हमेशा ज़्यादातर पूछे जाते हैं 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के, क्योंकि 1 रुपये 5 रुपये वाले बहुत ईजिली बन जाते हैं। अब देखो, अभी तक आपको इनकी सिक्कों की संख्या का अनुपात पता रहता था, जैसे आपको ये पता रहता था कि 1-1 रुपये के 8 सिक्के तो 8 रुपये बनेंगे। अब की बार आपको मूल्य पता है, मूल्य का मतलब यदि आपके पास 8 रुपये हैं और 8 सिक्के 1-1 रुपये के हैं तो इसका मतलब आपके पास 8 रुपये है। यदि आपके पास 4 रुपये है और हर सिक्का 50-50 पैसे के, इसका मतलब आपके पास कितने सिक्के होंगे? 8 सिक्के होंगे। नहीं समझ में आया ना कैसे 8 लिखा? बस यही समझना है तुमको।
अगर आपके पास 8 रुपए हैं और हर सिक्का 1-1 रुपए का, तो इसका मतलब तुम्हारे पास 8 सिक्के होंगे। यदि आपके पास 4 रुपए तो हैं लेकिन हर सिक्का 50 पैसे का है, तो 1 रुपए के लिए 2 सिक्के लगेंगे 50-50 पैसे के। फिर आपके पास 2 सिक्के होंगे तो फिर 1 रुपये बनेगा, फिर 2 सिक्के होंगे तो फिर 1 रुपये बनेगा, फिर 2 सिक्के होंगे तो फिर 1 रुपये बनेगा। उसी तरह आपके पास 4 रुपए हैं और हर सिक्का 50 पैसे का है, तो 4 रुपये हर सिक्के 50-50 पैसे के हैं, तो इसका मतलब आपके पास 8 सिक्के होंगे, क्योंकि 2 से गुणा कर दो, क्योंकि 50-50 के 2 सिक्के मिलके 1 रुपये बनाते हैं। तो 4 रुपये बनाने के लिए 4 दूना 8 कर दिया है। 25-25 पैसे के देखो, अगर आपके पास रुपए है 3 और 3 रुपए तो हैं लेकिन सारे सिक्के 25-25 पैसे के हैं, तो अगर आपको 25-25 पैसे के 4 सिक्के दिए जाएंगे तभी तो आपके पास 1 रुपये बनेगा। और आपके पास रुपए कितने हैं? 3 है, इसका मतलब 4, 4 दूनी 8, 4 तेई 12। 4 से इसलिए गुणा कर रहे हैं क्योंकि 25-25 पैसे के 4 सिक्के होंगे तो आपके पास 4 रुपये बनेगा, और आपके पास 3 रुपये हैं तो इसका मतलब आपके पास 12 सिक्के हैं। 3 चौक 12। ये देखो, ये डिफरेंस है यहाँ पे, संख्या का अनुपात से मूल्य का अनुपात बनाना और मूल्य के अनुपात से संख्या का अनुपात बनाना। ये तय करेगा आपके पास जो बैग में रखे हुए हैं वो पैसों की संख्या आपको बताई गई है कि सिक्कों की संख्या बताई गई है। इससे पहले वाले दोनों प्रश्नों में आपको बैग में रखे हुए पैसों की, सिक्कों की संख्या नहीं बताई गई थी, उसका मूल्य बताया गया था कि बैग में इतना रुपया रखा है, 112 रखा है या 180 रखा, जो भी रुपये बताया गया था। रुपए बताए गए या सिक्के बताएगा, और ये 280 रुपये नहीं, बैग में 280 सिक्के हैं। पैसे कम ज़्यादा हो सकते हैं, तो ये 280 सिक्के हैं, तो सिक्कों का अनुपात जोड़ दोगे 12 8 20 और 20 8 कितना 28, नीचे 28 लिख लो। पूछा क्या गया? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या है? 8 है। अब तुमको ये डाउट होगा कि 4 लिख दें क्या? 4 लिखोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मूल्य निकल जाएगा और हमको सिक्कों की संख्या पूछी गई, तो संख्या का अनुपात से गुणा कराइएगा। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 8 है। अगर आप 4 से गुणा करा देंगे तो निकलेगा, जानते हो क्या? अगर आप इस जगह 4 से गुणा मान लो करवा देते गलती में, तो ये 28 से 28 कट जाता और 10 हो जाता, तो 10 को 40 करते, तो इसका मतलब है कि 50-50 पैसे वाले सिक्कों की जो संख्या है उसका टोटल मूल्य 40 रुपये है। और हमसे मूल्य नहीं पूछा गया, हमसे ये पूछा गया था कि 50-50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, तो संख्या का अनुपात कितना है? 8 है, तो इस जगह काहे से गुणा करना पड़ेगा? 8 10 8 80। इसका मतलब है कि जो हमारे पास ये 280 रुपये है उसमें 50-50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 80 रुपये। 1-1 रुपये वाले के जाने होते हैं तब भी यहाँ 8 से गुणा कर देते, तो 1-1 रुपये वाले 80 सिक्के हैं। अगर यहाँ 12 से करना होता तो 12 दाम है 120, तो 120 सिक्के 25-25 पैसे वाले हैं। सही है, तो 25 पैसे के पूछे होते तो कितना आता यहाँ पे? 12 से गुणा करना पड़ता तो 120 आंसर आता, यानी 25-25 पैसे वाले 120 सिक्के हैं, 1-1 रुपये वाले 80 सिक्के हैं, 50-50 पैसे वाले भी 80 सिक्के हैं। और मूल्य अगर जानना होता तो 8 से गुणा करा देते कि 1-1 रुपये वाले जो सिक्के रखे उनका मूल्य कितना है, तो 8 से गुणा करवा देते। 50-50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या का मूल्य कितना है, तो 4 से करा देते। और 25-25 पैसे वाले जो सिक्के रखे हैं उनका मूल्य टोटल कितना बनेगा, तो 3 से गुणा करवा देते। समझ गए आप इस बात को? ठीक है, फिर आज हम लोगों ने 2 टाइप कवर किए हैं। देखो, आय व्यय और बचत पे आधारित क्वेश्चन बताए हैं आपको, फिर हमने सिक्के वाले क्वेश्चन बता दिए। आपके पास जो भी बुक है आय व्यय वाले क्वेश्चन और सिक्के वाले क्वेश्चन लगाते हैं। यदि आपका कोई क्वेश्चन नहीं लगता है तो आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, या हमारा टेलीग्राम चैनल है मैथ बाय शुभम सर, उसको ज्वाइन करके उस पर आप क्वेश्चन भेजेंगे तो आपका सोल्यूशन उस पर मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतने रखते हैं, आप देखते रहिए। तीसरी क्लास के लिए इंतजार करिए आप लोग, तीसरी क्लास आपको बहुत जल्द मिलेगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।